स्टार्ट करते हैं। एक बार जोरदार जयकारा बोलेंगे। जय बोलिए सच्चाई माता की जय हो। जय बोलिए बली महाराज की जय हो। जय बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय हो। जय बोलिए नागरेचा माता की जय हो। जय बोलिए विद्याजी महाराज की जय हो। जय बोलिए खेतेश्वर महाराज की जय हो। आज ग्राम पंचायत धुंदाड़िया में आप और हम लोग सभी वरिष्ठ जन श्रेष्ठ जन हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज कोई यहाँ धुंदाड़िया ग्राम पंचायत में चुनाव नहीं है, हम लोग बिना चुनाव के आए। कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि भाई आपके कोई ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव है या तो प्रधान या पंचायत समिति का कोई चुनाव है या कोई जिला परिषद या जिला प्रमुख का है या कोई एमएलए का है, एमपी का है, कि कोई कृषि मंडी है कि अनाज मंडी में अपना फल सब्जी मंडी या भूमि विकास बैंक, कोई चुनाव नहीं। हम लोग बिना चुनाव के करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ ये पूर्ण ईमानदारी के साथ बताना चाहूँगा डोंगरी, पिछले मार्च में ये जब से लॉकडाउन हुआ तब से मैं अपने घर पे हूँ और मैंने आपको बात बताना चाहूँगा कि मैं घर छोड़ के नहीं गया, घर पे ही था। और आप और हम सब अपने अपने घरों में थे कि आपको भी पता है, हमारे भी पता है, वैश्विक महामारी जो कम सा आई है, इस प्रकार की राम सिंह की हम लोग जैसे बैठे हैं, आपने भी देखा हर आदमी अपने अपने घर में था, कोई घरों से बाहर नहीं जा रहा था। और यहाँ तक की स्थिति ये आ गई कि कोई आदमी, कोई प्रतिष्ठित आदमी, जैसे किसी का स्वर्गवास भी हो गया तो उसमें भी गिनती के आदमी जाते थे अंतिम संस्कार में। और ब्याह शादी थी तो भी ठीक है, बच्चा और बच्ची जाके वो अपना जो एक फेरे वाली रस्म लेके आ जाते थे, बाकी कोई भीड़ भड़का, कोई किसी प्रकार का नहीं। ऐसे टाइम में मेरे पास में मेरे घर पे रोजाना 20, 25, 30 किसान आके अपनी पीड़ा बता रहे थे कि साहब बलराम जी, ये कोविड-19 कोरोना की आड़ में बिजली विभाग वाले हमें बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत तंग कर रहे हैं। 1-1 लाख की सीट, बड़े घरेलू कनेक्शन, इसमें 2 बल्ब जलते हैं, 1-1 लाख रुपए की सीट बनती है, बिना किसी नियम के, बिना किसी तहकीकात के। और किसानों के जो आपके ट्यूबवेल है, उन ट्यूबवेलों के ऊपर धड़ बिजली। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसान के घर रात की 2-2 बजे, 3-3 बजे आपकी विजिलेंस की कार्रवाई है। जैसे कोई किसान कोई आतंकवादी है या कोई किसान अपराधी है। इस प्रकार की बातें जो आई है वो लगातार पिछले 2-3 महीने से आई। और उससे पहले ही हमारे से जस्ट पहले, मतलब आप ये समझिए कि लॉकडाउन ये लग गया, नहीं तो अपने भारतीय किसान संघ का तो धरना प्रदर्शन आई थिंक 21 या 22 मार्च से या 23 मार्च से शुरू था, लेकिन वो लॉकडाउन लगने से उन्होंने भी फिर अपने आप को भाई इस चीज़ को थोड़ा महामारी में आगे फंसे। लेकिन अब जब पानी नाक से ऊपर चला गया, हम भी वैश्विक महामारी इस कोरोना काल के अंदर कोई हम इस प्रकार से आए जाए, लेकिन हमें मजबूर कर दिया। इस परिस्थिति में ऐसा मजबूर किया कि जगह जगह प्रत्येक ग्राम पंचायत, गांव और ढाणी के अंदर आज किसान को इतना परेशान करके छोड़ दिया जिसकी कोई लिमिट नहीं। आज देखिए आपकी धुंदाड़ा ग्राम पंचायत में भी बहुत सारे ऐसे लड़के जो बाहर रोजगार करते हैं, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री का मैनेजर है, कोई इंडस्ट्री है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कोई न कोई उद्योग धंधा या कोई न कोई रोजगार से वो आदमी बाहर कोई न कोई 2 पैसे कमा के आता है। आज 6-6 महीने हो गए वो घर में बैठा, एक रुपये की कोई कमाई नहीं, किसी प्रकार का कोई भी कमाई का साधन नहीं बचा। फैक्ट्री बंद, इंडस्ट्री बंद, माइनिंग बंद और आपके सारे उद्योग धंधे बंद, रेलें बंद, हवाईजहाज बंद, बसें बंद, कोई आदमी नहीं आ सकता, नहीं जा सकता। अर्थतंत्र पूरा अस्त व्यस्त होकर रखा है। उसका जवाबदार कोई राजनीतिक नेता नहीं है या कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। अपन किसी को जवाबदार कहते हैं, कोई फलानी पार्टी जवाबदार है या फलाना नेता जवाबदार है। इसका तो जवाबदार एकमात्र चाइना है, जिसने ये कोरोना नाम का वायरस जो छोड़ा
और इस कोरोना वायरस ने पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी महामारी फैला दी। ऐसी महामारी तो 1918 में एक बार धांसती पड़ी। बड़े बुजुर्ग लोग बात करते हैं और वो बात करते हैं कि एक आदमी का अंतिम संस्कार करके आते तो हम लोग वापस गांव में जाते तो 3 और ऐसे सर्गवास और आ गए तो हो जाते और तीनों को वापस अंतिम संस्कार करके आते तो जब तक गांव के अंदर ऐसा 3-4 और लोग लुट जाते। ये बड़े बुजुर्ग बात करते हैं आज से 100 साल पहले की घटना। लगभग 100 साल के बाद ऐसी एक वैश्विक महामारी आई। इस वैश्विक महामारी के अंदर लगभग पूरे संसार में 8 लाख लोग मर गए। 8 लाख लोग बहुत होते थे। इतने आदमी तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर नहीं मरे। मतलब जितना ये जनहानि हुई है ये विश्व की सबसे बड़ी जनहानि। और उसके लिए मैंने आपको कहा कोई पार्टी या कोई नेता जवाबदार नहीं है। ये चाइना की बदमाशी है, दुनिया जानती है, प्रत्येक किसान जानता है, युवा वर्ग जानता, पढ़ा लिखा जानता, अनपढ़ जानता। इसका नाम ही जो है ये वायरस का जो चाइना वायरस है एक प्रकार का। लेकिन ऐसी स्थिति और परिस्थितियों के अंदर सरकार को जो काम करना चाहिए, जो सरकार की जवाबदारी है, जो सत्ता के ऊपर जो बैठा है उसकी जवाबदारी। भाई कोई भी ऐसे घर में काम होगा तो घर का मुखिया की जवाबदारी होगी। भाई घर का मुखिया कौन है? ऐसे घर के मुखिया से ही सारी बात होगी। तो आज घर के मुखिया इस राजस्थान प्रदेश सूबे के आदरणीय अशोक गहलोत और ओसिया के जो वर्तमान के विधायक है उनकी जवाबदारी बनती है कि यहाँ के किसान कुछ भी समस्या हो, कोई समाधान हो तो उनको समाधान करना चाहिए। लेकिन वो पिछले 2-2 महीने से होटलों के अंदर डटे हुए, वहां आराम से 56 लोग भोजन ले रहे, कव्वालियां सुन रहे, गीत सुन रहे और फिल्मी गानों के ऊपर डांस कर रहे। ये आपने भी देखा और हमने भी देखा। हम उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री से लगा के सारे एमएलए पहले फेयरमाउंट होटल में थे ऐसे लगभग 1 महीना और वहां से दिल भर गया तो वहां जैसलमेर पहुंच गए और जैसलमेर वहां बैठे रहे। अब आपकी सरकार नहीं और आपके पीसीसी चीफ ने ये कहा सचिन पायलट को कि भाई आप ऐसा निकम्मा हो, नकारा हो, ऐसा गद्दार हो, धोखेबाज हो। कितने कितने इल्जाम जो लगाने थे वो अशोक गहलोत साहब ने लगाए। आपने भी देखा, हमने भी देखा। हमने तो अशोक गहलोत साहब को ये नहीं कहा कि आप ये बात बोलो उस पब्लिक में आके कि आप अपने पार्टी के पीसीसी चीफ, आपकी पार्टी के ही उप मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी के पीडब्ल्यूडी, पंचायती राज, बड़े बड़े मंत्रालय, ऐसा जिस आदमी के पास में था पूरी कांग्रेस का धनी चोरी भाई सचिन पायलट ही था। और सचिन पायलट को अशोक गहलोत साहब आप कह रहे हो कि भाई आप तो 1 नंबर के निकम्मे हैं, नकारा है, भाई गद्दार है, धोखेबाज है, ऐसे कामचोर है, सारी उपाधियां आपने ही दी। और फिर आपके एसओजी ने मुकदमा भी कर दिया। आपने भी देखा होगा कि एसओजी के जब मुकदमा करने के बाद पुलिस उनके पीछे 20 दिन 25 दिन तक मतलब मुख्यमंत्री जी ने उप मुख्यमंत्री जी के पीछे पुलिस लगा दी। अब वो एसओजी पीछे पीछे और उप मुख्यमंत्री 19-20 एमएलए आगे आगे। हमने तो ये कहा नहीं कि आप ये मुकदमा करो या आपके कहने से कोई मुकदमा किया नहीं, मेरे कहने से मुकदमा किया नहीं और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी या किसी भी नेता के कहने से कोई मुकदमा किया नहीं। इन्होंने मुकदमा ही अपने आप किया और उन्हीं को नोटिस भेजे। फिर पता नहीं यहाँ बुंदाड़िया ग्राम पंचायत में अपने इष्ट देव कौन से यहाँ पर अपने बालाजी, इस बालाजी के मंदिर से आपने कोई विभूति दी होगी अशोक गहलोत को और विभूति देके और वहां सचिन पायलट को पता नहीं कौन सी विभूति लगा के ऐसा 15 दिन के बाद में कह दिया सचिन पायलट तुम पवित्रम 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 और पवित्र कर दी। आपने भेजी होगी कोई दुंदाड़िया से आज नहीं विभूति कोई भेजी होगी भाई विभूति जी बात की बताओ मेरी बात मैं तो कहीं है कि बड़ा भूतिया हो फिर अशोक गहलोत केड़ी विभूति थी 15 दिन पहले तो गया खराब है हमें दूध धो पवित्र करने में लियो है। वाह भाई वाह, ये दुनिया सारी देख रही है, ये युवा वर्ग सारा देख रहा है, किसान सारा देख रहा है। आज किसान पीड़ित है, आज किसान खून के आंसू हो रहे हैं। आज हमारे ऊपर क्या हुआ कि जैसे मैं उन किसानों के बीच में जाने लगा
तो डूंगर जी मेरे को एसडीएम से एक नोटिस दिलाया कि आप पब्लिक में नहीं जा सकते, जनता में नहीं जा सकते। और इन्होंने बहाना क्या लिया, कोविड-19 कोरोना 19 के वो गृह मंत्रालय की इता लेटर इता महामारी का एक्ट इते के तहत आप जनता के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में और किसानों के बीच जा ही नहीं सकते। मैं वर्तमान के विधायक ने जिस प्रकार की मेरे खिलाफ व्यक्तिगत राजनीतिक द्वेषता के साथ मेरे साथ काम किया, ये कोई अच्छी राजनीति नहीं है। आदरणीय भैरव सिंह शेखावत और प्रशांत जी मदेरणा एक टेबल पे बैठ के खाना खाते थे और अपनी अपनी पार्टी की बात रखते थे। पक्ष भी खुश था, विपक्ष भी खुश था। मिलजुल कर लोकतंत्र के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को मिलकर काम करना होता है। यदि सत्ता पक्ष अच्छा काम करेगा तो हम उनको धन्यवाद देंगे, और यदि अच्छा काम नहीं करेगा तो हम तो कभी निकालेंगे। जब 2013 से जब 2018 तक जब हमारा राज था तो आप भी कमियां निकालते थे, हम उनको ठीक करने की कोशिश करते कि भाई वाकई में हमारे में कमी है तो हम उन कमियों को दूर करेंगे। वो नोटिस देने के बाद वो सभी थानों में सर्कुलेट कराए और फिर यहां भी नहीं रुके, वहां माननीय मेरे ग्राम पंचायत के ऊपर इस विधायक महोदय ने 40-50 ऐसे पुलिस वालों को भेज दिया, भेज के बोला तंबू आप यहां से उखाड़ो। तो वहां के किसान डट के बैठ गए कि हम ऐसे किसान यहाँ इकट्ठे हुए, हमारी पीड़ा है और हमने भैराराम जी को बुलाया, हम तो तंबू नहीं उखाड़ेंगे। हमारे ऊपर यह सोशल मास्क ये लगा हुआ है, डिस्टेंस से बैठे हैं, सैनिटाइज हो रहा है, मास्क लगाए हुए। भैराराम जी तो कोरोना के खिलाफ भी लड़ रहा है और कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ रहा है। क्यों? कांग्रेस का राज है तो कांग्रेस के राज के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो वहां माने खुद से निकले, फिर माने कलम में तैयार आ गए 40-50 आदमी, ये पुलिस वाले लेटर लेके आ गए। फिर गोपासरी आए तो वहां भी वही हालात। फिर तिवरी पहुंचे तो इतना सा लंबा एक नोटिस पकड़ा दिया मेरे को। फिर मठानिया गए तो वहां नोटिस पकड़ा दिया। फिर बाद में पता चला कि रात को मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया। डूंगर जी जिंदगी में मेरे खिलाफ पहली बार कंसर जिंदगी में मेरी जिंदगी में पहला मुकदमा हुआ है। लो जी एफआईआर दर्ज करा दी, एफआईआर दर्ज करा दी, ठीक है भाई अब जेल में डाल दो। मुख्यमंत्री आपका है, राज आपका है, पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, उठाओ भैराराम को जेल में बंद कर दो। पूरे राजस्थान के अंदर 200 जगह भारतीय किसान संघ का धरना है भाइयों। 200 जगह भैराराम जी नहीं बिठाए। जो भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी उनको पूछो क्या वो शहर के अंदर तो क्या पता भैराराम ने खिलाफत शुरू कर दी, लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर 200 जगह के अंदर भारतीय किसान संघ का आज किसान और किसान का बेटा सड़क के ऊपर बैठा है। ऐसा उसकी जवाबदारी कौन ले रहा है? इनके पास कोई किसी बात का जवाब है क्या? बाप में बैठा, फरोगी में बैठा, शेरगढ़ में बैठा, देचू में बैठा, बिलारा में बैठा, बावड़ी में बैठा, पूरे राजस्थान के अंदर आज किसान ऐसे सड़कों पर बैठा। लेकिन सरकार के पास 2 मिनट का टाइम इन किसानों की बात सुनने के लिए नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपके 11 आदमी का लोड था कि मट हुआ, वहां जाके मिलकर आने का टाइम है, अपनी सरकार को बचाने का टाइम है। होटलों के अंदर 2-2 महीने रह गए, उस बात के लिए इस कांग्रेस सरकार के पास टाइम है। लेकिन आज 1 महीने से किसान सड़क में बैठा है, उस किसान की 2 मिनट बात करने के लिए और उनकी जो किसान की पीड़ा सुनने के लिए न तो मुख्यमंत्री के पास टाइम है और न यहाँ की विधायक के पास टाइम है। जब पिछले 10, 15, 20 दिनों से जब मैं किसानों के बीच जाने के लिए निकला तो विधायक महोदय जी कल तिवरी में आए थे। आपकी कल आए थे या परसों? अच्छा परसों आए थे और लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे। और क्या कह रहे थे? उन्होंने ये कहा कि भैराराम जी आप 5 साल विधायक रहे, आपकी उपलब्धियां क्या है, आप अपनी उपलब्धियां बताओ। मैं दुंदाड़िया के अंदर बैठा हूं, यहां दुंदाड़िया ग्राम पंचायत के आगे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता तालियां पीट रहे थे ना, वो पंचायत भवन भैराराम सियोर का बनाया हुआ है। नाम आपने अपना लिखा लिया, शिला पट्टिका आपकी लगा दी, आपको काम दिखाई नहीं दे रहा है क्या?
ये जमीन अलॉटमेंट कराई, 50 लाख का भवन बनकर तैयार हुआ। आप आए, श्री नाम पट्टिका लगा दी और कांग्रेस वाले से तालियां पिटवा दी। दुंदाड़िया ग्राम पंचायत के अंदर 3 सड़कें हुई है, आपकी 4 सड़कें, आपकी मंगल सिंह जी की प्याऊ, लक्ष्मण सिंह जी की फैक्ट्री से लगे ये जैसे ठेठ आपके और जो कुछ नानक जी जाकर के घर तक इतनी ऊपर जो आपकी पाटरी है, सोमेरी पाटरी, और एक ये आपकी मंगल सिंह जी की प्याऊ से आगे वाली, ये 4 आप सड़कें ले गए हो ना, आप इनका उद्घाटन कर लो, शिला पट्टिका लगा लो। दुंदाड़िया ग्राम पंचायत के अंदर घर घर खंभा और जो तार लगाना 2013 से 18 के बीच आंखें खोल के देख लो, 6x6 का लेंस लगा के देख लो, नहीं दिखता तो मैं क्या करूं? आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता और आपकी विधायक के पास में वो नजर ही नहीं है देखने की, तो मैं क्या करूं? पंचायत दर्पण दी हुई है, उसमें पढ़ लो। जोधपुर जिले के अंदर 221 करोड़ रुपए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत आया था। उसमें 10 विधानसभा क्षेत्र है, सबसे ज्यादा पैसा ओसिया के अंदर 121 करोड़ रुपए लगा। आपकी जो 3 पीढ़ियां राजनीति में थी ना, आप मेरी उपलब्धियां पूछ रहे हो, 3 पीढ़ियों तक आपने ओसिया के अंदर कॉलेज बनाया क्या? किसान का, गरीब का। आज बेटा कॉलेज की शिक्षा के लिए जोधपुर जाता था। एक किसान का बेटा जोधपुर में यदि पढ़ाई करे 12 महीना तो उसको 1 लाख रुपए का आसपास खर्चा लगता है। आप 3 पीढ़ियों से राज कर रहे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने आज दिन तक कॉलेज की स्थापना क्यों नहीं की? ओसिया के इतिहास के अंदर पहली बार राजकीय महाविद्यालय आया और आपकी दुंदाड़िया के कान के पास में स्थापित हुआ। मेरे भाइयों, आपको दिखाई नहीं देता विकास? यूजी हुई, पीजी हुई, सारे सब्जेक्ट आए, 17 से 18 लेक्चरर थे। आज कॉलेज की हालत यह हो गई है, 5 से 7 लेक्चरर है सिर्फ। सारे लेक्चरर को उठा दिया। एक बार कॉलेज के फंक्शन में आए तो कॉलेज के आचार्य थे, उनको ऊपर से मंच से उठा के नीचे फेंक दिया और लड़कों ने कुछ मांग कर ली। आपकी घोषणा के अनुसार एक ट्यूबवेल की और एक पुस्तकालय की मांग की थी, तो उनको लड़कों को पुलिस थाने के अंदर ले जाके आपने पिटवाया, डंडे मरवाए। आपको विकास नजर नहीं आ रहा है? प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्कूल को 10वीं से 12वीं तक कर्मोन्नत किया, आपको विकास नजर नहीं आ रहा है? आपको तिवरी के अंदर केंद्रीय विद्यालय आया, आपको विकास नजर नहीं आ रहा है? बावड़ी के अंदर महाविद्यालय आ गया, आपको विकास नजर नहीं आ रहा है? 23 नई ग्राम पंचायत आई, एक पंचायत समिति नहीं बनाई, पीडब्ल्यूडी का एक्शन ऑफिस ओसिया के अंदर स्थापित कराया, ऐसा नया एएन ऑफिस आपके टुंडी में बनाया, 125 केवी का जीएसएस बना के पास में बनाया और लगभग 100 जीएसएस में नए बने। आपके 33/11 के 750 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई है, इंची टेप। लेकिन आप लोग भेराराम को क्या आप ऐसा उपलब्धियों के बारे में पूछ रहे हैं? पंचायत दर्पण है, आंखें खोल के 6x6 का एक आंखों के ऊपर लेंस लगा के देख लो। आप ये कहते हो भेराराम ने क्या किया? ऊपर से मेरे ऊपर एक ऐसा डुबल जी आरोप आवाज लगा रहे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये तो भेराराम जी दिल्ली के निवासी है, ये तो इन्होंने दिल्ली से क्यों टिकट मांग लिया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपके परिवार का तो पट्टा है कि आप जब चाहो ओसिया से चुनाव लड़ लो, जब चाहो गोपालगढ़ से लड़ लो, जब चाहो गुड़ा मालानी से चुनाव लड़ लो, आपको तो पूरी छूट है। भेराराम सिंह ओसिया की मिट्टी में जाया और जन्मा है। आपके मन में क्यों लड्डू फूट रहे हैं? आपके मन में ऐसे लड्डू फूट रहे हैं कि ये ओसिया से भेराराम एक नाम का कांटा है, ये निकल जावे, ये दिल्ली चला जावे तो मेरे को बड़ी शांति है कि यही एक इनके सामने कांटा है। अच्छा, बाकी तो ये समझ रहे। अरे भेराराम सिंह यदि यहां से दिल्ली जाकर भी चुनाव लड़ लेता, ओसिया मेरा, ये जन्म ओसिया की मिट्टी में हुआ है, इसीलिए ओसिया मेरा जन्म से अधिकार है और दिल्ली मेरी कर्म भूमि है। दुनिया जानती है कि भेराराम जी का कामकाज कारोबार दिल्ली में है। दिल्ली के अंदर 1.5 करोड़ वोटर है, उसमें 14 लाख हमारे राजस्थानी रहते हैं। पार्टी ने मेरे को बोल दिया कि भाई भेराराम जी आपको जरूरत पड़े तो 14 लाख के आसपास राजस्थानी दिल्ली में रहते हैं। उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हो सकता है कि आपको दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहिए। तो विधायक महोदय, आपको गर्व होना चाहिए कि ओसिया की मिट्टी का निकला हुआ एक गरीब किसान का बेटा
जाके ओंकार बन सकता है, तो आपको तो गर्व होना चाहिए। आप तो कह रहे हैं ये तो दिल्ली चले गए, ये चले गए। मैं कहीं नहीं गया हूं, ओशिया में ही हूं। ओशिया की कांग्रेस के ऊपर, ओशिया की कांग्रेस पार्टी के ऊपर छाती के ऊपर मूंग जरूर आराम से। आप जितने मूंग दलवाना है वो दलवाते रहना। क्या कमियां निकाल देना। फिर ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलते हैं कि हमें इनको पंचर करना आता है। अरे क्या पंचर करोगे ऐसे विधायक महोदय? हम तो बिना ऐसे ट्यूब के टायर है, हमारे अंदर ट्यूब ही नहीं है, ऐसे ट्यूबलेस टायर है, इसलिए हम पंचर होते ही नहीं है। आपको गलतफहमी है। 1947 वाला भारत नहीं है, 1952 का भारत नहीं है। आज 2020 का भारत है और 2020 में सारे लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपने हक और लोकतांत्रिक तरीके के संविधान और नियम जानते हैं। इसलिए किसी को डराने का और किसी को धमकाने का काम मत करो मैडम। आप कह रहे हमने यहाँ ओशिया को नए सोपान पे पहुंचा दिया। आपने क्या ओशिया को नए सोपान पे पहुंचा दिया? 18 महीने हुए, आपके 2 साल पूरे होने वाले। डूंगर जी, इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, एक भी मेरा घरेलू कनेक्शन इन 2 साल के अंदर आपका एक भी घरेलू नया कनेक्शन हुआ हो तो मुझे बताओ। एक कर्सी कनेक्शन हुआ हो तो मुझे बताओ। जेजेवाई पीएचडी की सारी टुबेलें खराब। ओशिया तहसील में जाओगे तो तहसीलदार नहीं मिलेगा, तिवरी के अंदर जाओगे तो पीडीओ नहीं मिलेगा, तिवरी डिस्कॉन में जाओ तो 3 जेएम की पोस्ट है, आज के दिन 1 जेएम नहीं मिलेगा। कॉलेज में जाओ तो 18 लेक्चरर है, उसमें 5 है सिर्फ, बाकी सारे बाकी है। बावड़ी में जाओगे वीडियो नहीं मिलेगा, बावड़ी पंचायत समिति में एएम नहीं, जेएम नहीं। और एसडीएम साहब तो इनकी मेरी बात हुई, मैंने एसडीएम साहब आपको ओशिया में किसने लगाया? क्या आपने लगाया? तो मेरा कुछ आपके ऊपर एहसान है? मुझे अंदर की बात बताओ, तकलीफ कहां है? बोला कि वो दिव्या विदेना जी, विधायक महोदय जी बहुत खपाया, बहुत नाराज है। तो मैंने कहा मैं उनको राजी कैसे करूं? बोला आप बेटे की करनी बंद कर दो तो वो राजी हो गए। मैंने कहा आप अपनी एमएलए साहिबा को बोलो कि मुझे जेल के अंदर बंद करवा दे। बैराराम सिंह ओशिया के किसानों के बीच में जाएगा और अपनी बात की बुलंदी की तरीके से रखेगा। आपके अंदर ताकत है, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आपका प्रशासन है, कर दो बंद। में कौन मना कर रहा है आपको? एसडीएम भी टूल की तरह इस्तेमाल कर दिया और पुलिस को भी अपने तरीके से इस्तेमाल कर दिया। और जब जैसे जैसे चाहे मेरे को जब क्षेत्र में घूमते हुए डूंगर जी कर्ण साहब में बताऊं, मुझे पता चला कि एमएलए साहिबान तो नरेगा में कोई आपकी भारतीय जनता पार्टी का बैराराम का कोई कार्यकर्ता लगा हुआ है या जिसके नाम के पीछे सिंह है, नरेगा का मेट ही हटा है। नरेगा में मेट भी इनका नहीं रहना चाहिए। क्या बुद्धि आगे भाई? कोई एसपी कलेक्टर लगाते तो हमारे को भी समझ में आता। इतनी राजनीतिक द्वेष भावना। मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा, 2013 से 18 के बीच मैंने किसानों के बीच किसी प्रकार की खाई पैदा नहीं की। और कुछ आपकी ग्राम पंचायत के जो कांग्रेस के बड़े बड़े ठेकेदार बने हुए ना, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, जब आपको गर्व पड़ती थी ना तो रात के 11 बजे बैराराम सिंह कहीं कराते थे आप, रात के अंदर है। अब बैराराम खराब हो गया। इतनी कांग्रेस और बीजेपी की तो ऐसा किसान की कोई पार्टी नहीं है। किसान जिसने हल के ऊपर हाथ दिया है और जमीन माता को प्रणाम करके इस जमीन माता के आशीर्वाद से अपने बच्चों को पेट पालता है, उसकी जाति सिर्फ एक है और वो है किसान। 36 ही गांव का किसान है। ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का, ये मेरा, ये सामने वाला। आपने भी देखा होगा मेरे भाइयों, 2013 से 18 के बीच मेरे साथ में मेरा किसान भाई और युवा बराबर मेरी कुर्सी के साथ बैठकर मेरे से बात करता था, चाहे 8 साल का था चाहे 60 साल का था। सबको सम्मान दिया, मान दिया, प्यार दिया। पिता तुल्य है तो उनको चरण स्पर्श करके मैंने काम किया। और आपके माननीय विधायक महोदय, आपने भी देखा होगा, जनता ने देखा होगा, ओशिया की जनता ने कुर्सी के बराबर की कुर्सी में आगे कोई बैठ जाए तो नीचे फेंक दिया मंच से।
आपने खेतर सामने नहीं देखा क्या? क्या क्या कर दिया? ओशिया का इतना बड़ा भाग्य है। आपने अपना प्रधान सेवक चुना है, चौकीदार चुना है, या कोई हिटलर चुन लिया? तो क्यों बैरियन मारियो एड़ो फटकियो ये तो पड़ते खोगे नहीं घरों पानी नहीं मुझे एड़ो मैं क्या दोष करिए मैंने पटकना ही याद है तो करो क्या पट गया थोड़ा और पट गया। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, मेरी आवाज को सुन ले। वर्तमान विधायक महोदय, आपके कान तक आवाज नहीं पहुंच रही हो तो आपके कार्यकर्ता पहुंचा देंगे। अशोक गहलोत साहब, आपको भी कहना चाहता हूं, आप भी कान खोल के मेरी आवाज सुन लेना। आवाज नहीं पहुंचती है सोशल मीडिया से, आपकी पुलिस और प्रशासन से मेरी बात को सुन लेना। 2013 से 18 के बीच एक बार दूंगा जी, आप कौन सा आपको पता, राम सिंह जी नेवरा के अंदर विजिलेंस आई थी, मैं वहां का वर्तमान विधायक था, चलती हुई विधानसभा छोड़ के आया था, किसानों के बीच धरने पे बैठा था, मंत्री होते हुए सरकार के खिलाफ। रात को 12:30 बजे माणक जी, तुलसो जी सारे वहां थे, एमएलए एमपी थे। रात को 12:30 बजे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को फोन करके बोला मैं संसदीय सचिव के पद से अभी इस्तीफा दे रहा था। मुख्यमंत्री जी ने पूछा भैराराम जी क्या बात है? मैंने कहा मेरी मांग है कि मेरा किसान जो जेल में बंद किया उसको आप छुड़ाओ। रात को जेल में से 1:30 बजे आया, 1:30 बजे उसको सरिया किया, उसका नाम मंगीलाल है, पूछ लेना आप। दूसरी मांग मेरी है तो सरकार का घाटा सरकार अपना पूरा करे। सरकार का घाटा ये किसान पूरा नहीं कर सकता। बिजली के बढ़े हुए बिल वापस करवा दिया, वो एक नहीं में वापस, 1 रुपया भी बढ़ाया गया 13 से 18 के बीच। तीसरी मेरी मांग, ओशिया के अंदर विजिलेंस नहीं होनी चाहिए। 2013 से 18 के बीच ओशिया का किसान ईमानदार था, स्वाभिमानी था, चोर नहीं था। और आपकी जिस दिन सरकार आई उस दिन ओशिया का किसान आपको चोर नजर आने लगे। रात को 2-2 बजे आप पुलिस की विजिलेंस डाल रहे, लंबी चौड़ी सीटें पर रहे। और ये बिजली विभाग के एन और जेन को खुले सांड की तरह छोड़ दिया बिना नाप के जाए। और जब मर्जी किसान के ट्यूबवेल पे इधर फोटो लिया, मशीन घर का लिया, स्टार्टर का लिया, करसे की क्वार्टर का लिया, घर के पीछे गाय की गोर है उसका भी फोटो लिया, और चुपचाप ऑफिस में चले गए। हमको आ जाना ऑफिस में। तब तक उनके कांग्रेसी कुछ ऐसा दलाल और एजेंटों के फोन आ जाते हैं कि ये तो हमारे 2 आदमी कांग्रेस के, इनको तो छोड़ दो। और ये भैराराम जी का है, इनकी तो डबल पेनल्टी मारो। आगे से तुम गलती से भैराराम के सामने चले, और एक बोले एक ये सिंह है, बोले इसकी भी डबल मारो, वो आप आइए। और 3-4 आदमी बेचारे किसान होते, वो लाख रुपया 50,000 वो टेबल के नीचे से देके हाथ जोड़ के और अपना वहां मामला सेटल करके आते हैं। खुला भ्रष्टाचार कर रखा है, खुला भ्रष्टाचार। अधिकारी यहाँ को आने के लिए राजी नहीं। आज एसडीएम परेशान है बेचारा। मैं तो विधायक महोदय जी ये कहना चाहूंगा कि जो विष्णु दत्त आत्महत्या प्रकरण हुआ है, मुझे कुछ शक पैदा हो रहा है कि आपने ओशिया विधानसभा क्षेत्र के अधिकारियों को ज्यादा दबाना शुरू किया और ज्यादा ब्लैकमेलिंग की और ज्यादा इनसे कोई गलत काम करवाए। तो यदि ये आत्महत्या किसी ने कर ली तो आत्महत्या का दोष और जवाबदार यहां के लोकल विधायक होगी। इस प्रकार से अधिकारी को प्रताड़ित भी कर रहे। ईमानदार आदमी अपना कोई काम करना चाहते हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। आज 2 साल हो गए, क्या विकास का काम हुआ? मुझे एक चीज बता दो, इन्होंने विकास का काम क्या किया? मैं बताऊं आपको, किसान के ऊपर ताबड़तोड़ विजिलेंस कल नहीं परसों आके स्वीकार किया। सारे आम
कांग्रेस की विदाई को स्वीकार करना पड़ा दिल से कि हाँ ओसिया के अंदर ताबड़तोड़ विजिलेंस हुई, अब हम नहीं करेंगे। अब क्या करोगे आप भाई? जब विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया, सीने के बटन खोल के सरकार के सामने खड़े हो गए, अब आप कह रहे हो अब विजिलेंस नहीं होगी, करो ना विजिलेंस, कौन मना कर रहा है? जब ताबड़तोड़ विजिलेंस करने के बाद विपक्ष मुखर हो गया, आपके सामने खड़ा हो गया, अब कह रहे हैं कि नहीं ओसिया में हुई तो है, खूब विजिलेंस हुई, किसानों की खूब सीटें फाड़ी, अब नहीं होगा। क्यों? आपकी 2 साल के बाद में आंख खुली है, इससे पहले आपकी आंख बंद थी क्या? राजकीय बालिका एक विद्यालय देवरी में वो बंद करवा दिया, हमारे स्पीकर सड़कें थी वो बंद करा दी, जैसे भाई की सारी पीएचडी की टुबेलें बंद पड़ी है, ऑपरेटर को पेमेंट नहीं मिल रहा। एक वक्त भी और आया था कि मैंने 75 नए जीएसएस बना दिए। कहां बना दिए भाई? सूर्यगढ़ होटल में बनाए, फेयर माउंट होटल में बनाए। अब दुनाड़ियों में नया एक भी आया जीएसएस क्या भाइयों? तो वो 75 जीएसएस कह रहे थे, मैं 75 जीएसएस लेके आई हूं। नया विकास कराया मैंने ओसिया में। एक दिन में रोग नहीं बनता, अरे एक दिन में तो रोग नहीं बनता, हमें भी मालूम है। आपकी 3 पीढ़ियां विकास कर रही थी, 70 साल हो गए कांग्रेस को, आप एक दिन की बातें कह रहे हो मेरे को कि एक दिन में रोग नहीं बनता। आपको 70 साल पीछे कांग्रेस का राज याद नहीं आ रहा है आपको? धारा 370 35 से आपकी कांग्रेस भी निकल गई थी। धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्होंने एक झटके के अंदर धारा 370 और 35 को हटाया। राम मंदिर की 500 साल की पुरानी लड़ाई ये झटके के अंदर बंद कर दी। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया, डंकी की चोट पे किया। आपकी कांग्रेस पार्टी वही है ना जो राहुल गांधी का अच्छा दोस्त साकेत गोखले इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर वो रिट की थी कि प्रधानमंत्री जी तो वहां शिलान्यास के लिए नहीं जाएंगे। क्यों भाई? आपको क्या तकलीफ हो रही? आपको पेट में क्यों आटे आ रहे, क्यों मरोड़े आ रहे? देश का प्रधानमंत्री है, सनातन हिंदू हमारी संस्कृति है, और देश के अपने प्रधानमंत्री ने जाके प्रधान सेवक में जाके राम मंदिर की भगवान श्री राम हमारे हिंदुस्तान के आराध्य देव हैं, देव रहेंगे। इनको क्यों तकलीफ हो रही भाई? इस प्रकार की अच्छी राजनीति लेके आए, हमारी मांग है। मैं आपके बीच में क्यों आया हूं? मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं, 23 अगस्त को वार रविवार को ओसिया संपूर्ण लॉकडाउन कर रहे हैं, ओसिया को बंद कर रहे हैं। सरकार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ती है तो क्या करती है? लॉकडाउन करती है? लॉकडाउन नहीं करती है? अच्छा, मोदी जी ने क्या किया? अशोक गहलोत साहब ने क्या किया कोरोना के खिलाफ? लॉकडाउन किया, बंद किया ना। मैं कौन सी नई चीज कर रहा हूं भाई? क्यों घबरा रहे हैं माननीय विधायक महोदय? आपकी सरकार क्यों घबरा रही है? देश का प्रधानमंत्री जब कोरोना आ गया तो लॉकडाउन किया। सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन करने वाला राज्य राजस्थान था। तो मैं अच्छा कौन सी नई चीज कर रहा हूं? मैं भी किसानों के समर्थन में, सरकार के खिलाफ में लॉकडाउन ही तो कर रहा हूं, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, साथ में कांग्रेस की लड़ाई और लड़ रहा हूं। मैं भी तो लॉकडाउन नहीं कर रहा हूं। आपके सरकार में, सरकार के अधिकारियों में और आपकी एमएलए के अंदर इतनी घबराहट क्यों है? इतनी बौखलाहट क्यों है? डर क्यों रहे हो? मेरी तरह नेवरा के अंदर जैसे मैंने डंकी की चोट पे मैंने जो बात की है ना, अच्छा मेरी मुख्यमंत्री जी से, आप भी अपनी मुख्यमंत्री जी से बात करो, और जो हमारी मांग है वो मैं आपके बीच में बता रहा हूं। मांग हमारी पहली है कि किसान की कोई फसलें नहीं बिकी 6 महीने से, जीरा, रायडा, मूंगफली, लहसुन, प्याज का कोई भाव नहीं। इसलिए किसान का बेटा 6 महीने से कोई कमाई नहीं कर रहा है। 6 महीने के बिजली के बिलों को, चाहे वो घरेलू हो चाहे एग्रीकल्चर हो, 6 महीनों के बिजली के बिलों को माफ करो, ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग, 835 रुपए पूर्ववर्ती सरकार ने जो सब्सिडी दी थी, आपको क्या तकलीफ हो रही थी? आप सरकार में आते ही 833 रुपए बंद कर दिए। 833 गुणा 12, 9,996 रुपए होते हैं, और किसी के 2 बिल आते हैं तो 1 साल का 20,000 रुपए का फर्क पड़ता है। एक किसान के लिए 1 साल का 20,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है किसान को।
ये 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रहते हैं ना, इनका तो रोज का किराया एक रूम का 35,000 रुपए। इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 35,000 रुपए रोज की कमरे की किराए दे देंगे। लेकिन किसान को 35 रुपए भी बहुत भारी होता है। बहन बेटी के लिए कोई कपड़ा भी लाना होता है ना, तो ये कहता है यार मेरे कोई मूंगफली, कोई अरंडी, कोई मूंग बिक जाए ना तो भाई कुछ लाऊंगा। बच्चे बेचारे रोते हैं, आपके जो अपने तन के ऊपर कपड़े पहन रहे हो, पाँव में जूते पहन रहे हो, तो कोई फसल का इंतजार करता है मेरी फसल बिकेगी तो मैं बाजार से कपड़े लाऊंगा और जूते लाऊंगा। और कोई बहन बेटी का कोई घर में ब्याह शादी कुछ आ गया तो कितनी मुश्किल से इंतजाम करता है। ऐसे अर्थव्यवस्था के भयंकर हालात में सरकार को यदि 1% की शर्म बची, शर्म नाम की 1% चीज बची हो तो 6 महीने कि कोरोना काल के एग्रीकल्चर और घरेलू बिजली के बिलों को माफ करो, 833 की सब्सिडी वापस शुरू करो और स्थायी शुल्क के नाम पे प्रत्येक दिन में 500 और 1000 रुपए की जो लूट आपने शुरू की है वो लूट आप बंद करो और किसानों के ऊपर बिजनेस नाम का राक्षस को बंद करो। ये हमारी मांग है। अशोक गहलोत साहब से बात कर लो। मैं तो विधायक महोदय को कहना चाहूंगा, विधायक महोदय मौका है, बहुत बढ़िया मौका है। जब आपकी आंख में आंसू था, जब आप ओसिया में आते थे, पूरे परिवार के आंख में आंसू गिरते थे, ऐसे 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 इन्हीं लोगों ने आपके आंख के आंसू पूछे, आपने आंख के आंसू पूछे थे। आपके मन में ये भाव आ गया यार भैराराम तो जवान है अभी, लेकिन इनको एक बार खड़ा कर दो, एक बार इनको थोड़ा स्थापित कर दो, यही भाव था ना। आपने आपके आंसू पूछे ना, अब मौका है, अब किसान रो रहा है, किसान की आंख में आंसू है। बैठ जाओ मुख्यमंत्री जी से, कौन आगे चुनाव लड़ेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कहां की राजनीति, किधर की राजनीति, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब इस वक्त का मौका है, मौके की नजाकत समझो विधायक महोदय और अशोक गहलोत साहब को कह दो कि ये मांग हमारी जायज है। आपने यदि हमारी मांगों को मनवाया तो हम हृदय से आपको धन्यवाद भी देंगे, आपके मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देंगे, और नहीं तो सत्ता के भूखे हो, कुर्सी के ऊपर छिपके हुए बैठे रहे। दूसरों को ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आप भी है ना, रहने वाले कहां के हो, लोड विधानसभा क्षेत्र के, वहां से चुनाव लड़ोगे। फिर ओसिया की विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है। ओसिया क्या आपके बाप की प्रॉपर्टी है क्या? ये लोकतंत्र है हिंदुस्तान का, कोई भी नागरिक हिंदुस्तान में कहीं से जाकर चुनाव लड़ सकता है। क्यों ज्ञान चाह रहे हो हमारे को? हमें पता नहीं है क्या? सारे नियम जानते हैं हम भी। और ज्यादा विधायक महोदय ये भैराराम को ज्यादा पुलिस की धमकियां मुझे मत भिजवाओ। और मेरे आगे पीछे जो पुलिस दौड़ती थी ना, समय समय का फेर है। जब मैं 6 जिलों का प्रभारी मंत्री था, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, आपके बीकानेर, तो मेरे भी पुलिस आगे आगे दौड़ती थी। आज समय का फेर है, आपने मेरे पुलिस को पीछे पीछे लगा दी। तुलसी नगर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियार, वही अर्जुन और वही बहन। कोई बात नहीं भाई, इतना ही फर्क है कि पहले जो पुलिस आगे दौड़ती थी, आजकल मेरे पुलिस पीछे दौड़ रही है। धन्यवाद है आपको इस बात के लिए भी। कम से कम ये अनुभव भी हो गया, आपने मेरे को मुकदमा करवा दिया, पुलिस थाना बता दिया, जेल बता दोगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट लेंगे। हम भी कुछ उनको नया ही सीख जाएंगे, जेल में चले जाएंगे, अंदर बैठे उनसे भी राम राम करके बाहर आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? जेल के अंदर राम को फांसी लगाओगे क्या? इसलिए डराने धमकाने का काम बंद कर दो। ज्यादा इन बातों में कुछ नहीं पड़ा है। जितना आप ज्ञान झाड़ने की बातें करते हो और जितना दूसरों को ज्ञान देने का काम करते हो और जितनी मेरे खिलाफ ताकत लगा रहे हो, वो ज्ञान और वो ताकत इन किसानों के लिए लगाओ। जो हमारी मांग है, किसान आज सड़कों में बैठा है, उनकी किसानों की मांग के ऊपर अपनी ताकत लगाओ, वो अच्छा रहेगा। अब आपसे एक मांग करने के लिए आया हूं। 23 अगस्त वार रविवार सुबह 8 बजे से बासनी चौराहे से लेके थोप के चौराहे तक
जितने आपके किसानों के ट्रैक्टर और टोली है वो सड़क पे डाल देना सरकार के खिलाफ। आप मेरी बात से सहमत है या नहीं है? एक ट्रैक्टर और टोली में अशोक गहलोत और माननीय विधायक साहब को कहना चाहता हूँ, कोरोना की आड़, कोविड-19 की आड़ लेके मुझे डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हो ना। 23 अगस्त को नजारा देख लेना। ट्रैक्टर को इंची टैब लेके भेज देना। ट्रैक्टर कितने फुट लंबा, टोली कितने फुट लंबी, लगभग आपके 25-30 फुट तो होगी ट्रैक्टर और टोली। सड़क पे 36 फुट की दूरी पे खड़े मिल जाएगा। ट्रैक्टर मिलेगा, टोली मिलेगा, ऊंट और गधा, बैल और छकड़ा, सारा का सारा सरकार के खिलाफ 23 अगस्त को सड़कों के ऊपर रहेंगे। और बाकी मेरे युवा साथियों से निवेदन रहेगा कि उस दिन जीएसएस से आगे जाना और 6 महीने के बिजली के बिलों की होली लगा देना और ऑडियो बनाना, वीडियो बनाना, ऑडियो बना के वीडियो बना के एमएलए को भेज देना, मुख्यमंत्री को भेज देना, ऊर्जा मंत्री को भेज देना, सोनिया काकी को भी भेजना, बहन प्रियंका को भेजना, भाई राहुल गांधी को भी भेजना। किसी को पीछे मत रखना, सबको भेज देना। और उस दिन 23 अगस्त को सोशल मीडिया के ऊपर धूम मचानी चाहिए। ये भी आप मुझे कह दो कि ये जो मैं आपकी लड़ाइयां लड़ रहा हूँ 6 महीने के बिजली बिलों को माफ करने के लिए, 833 रुपए की सब्सिडी वापस शुरू करने के लिए, इसका शुल्क बंद होना चाहिए, विजिलेंस बंद होनी चाहिए। और 23 अगस्त के दिन पूरा किसान का बेटा बांसनी भाटा का जो चौराहे से लेके उधर थोप के चौराहे तक पूरी सड़क के ऊपर ट्रैक्टर और टॉली ही नजर आएगा। यदि आप मेरी बात से सहमत हो और 23 अगस्त के दिन सुबह 8 बजे जीएसएस के आगे होली जलाएंगे और ऑडियो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे और सरकार को अंधी बैरी, लुंगी और लंगड़ी और बैरी सरकार को जगाने का काम करेंगे ढोल बजा बजा के। यदि आप मेरी बातों को साथ देना चाहते हो, आप ये समझ रहे हो कि भैरा राम जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये लड़ाई सही है, तो दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को पूरी ताकत के साथ बताओ कि मैं लड़ाई जारी रख लूं, मैं ये लड़ाई लड़ता रहूं। आप तैयार हो? बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। अब मेरा आपसे एक चीज का निवेदन है, आपका बड़ा भाई थोप आपका इंतजार कर रहा है। अब आपको सबको हमारे साथ थोप चलना है और थोप के बड़े भाई को भी कहना कि आपका छोटा भाई गुंडारिया आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा लगा के इस सरकार के खिलाफ ईट से ईट बजाएंगे। और से नहीं माने तो पूरे जोधपुर में आंदोलन लगा करेंगे, जोधपुर से भी नहीं मानेंगे तो जयपुर की तरफ ट्रैक्टर और टोली का रुख कर देंगे। भारत माता की जय हो। जय हो। हेलो हेलो।